वेलकम टू ब्लिस एकेडमिया। आज मैं विशाल आपके साथ जो है वो संवैधानिक विकास का इतिहास जो कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड लेक्चर को जो है वो डिलीवर करने वाला हूँ। और यहाँ से मैं जो है वो आपके साथ जो है वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो कि हमारे यूपीएससी के अंदर, पीसीएस के अंदर, इवन जुडिशरी के अंदर भी जो है, या फिर हमारी जो अदर अदर सर्विसेज है, लाइट सर्विसेज, वहाँ जो है इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो इंडियन पॉलिटी के या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो है वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। जब यहाँ पर बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम जब लॉ की जैसी बात आती है तो लॉ क्या है? तो लॉ है कि जो परंपराएं, जो जो ट्रेडिशंस जो हैं, या जो हमारी प्रथाएं हैं, जिन्हें हम लंबे समय से जो है वो हम डे टू डे लाइफ के अंदर जो है वो चलाते आ रहे हैं, तो उसे हम लोग जो है वो एक समय के बाद जो है वो एज अ लॉ जो है वो प्रेफरेंस जो है वो देने लग जाते हैं। तो इसी की वजह से हम जब इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो है, जो हमारे पास्ट से कुछ एक्ट्स जो हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम लोगों के ऊपर जो थे वो लागू किए थे, और उस एक्ट का जो है हम लोग जो है इन्फ्लुएंस जो है अपने संविधान के ऊपर भी जो है वो देखते हैं कि वो संविधान के ऊपर उन एक्ट्स का जो है वो बराबर जो है एक हम देखते हैं कि आईने की तरह जो है हम लोगों के ऊपर जो है वो लागू कर दिए गए। तो वो हम लोगों ने क्यों किए? तो ये सारी की सारी चीजों के पहलुओं के ऊपर, इन पहलुओं के ऊपर जो है हम लोग जो है वो इन लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसी कड़ी के अंदर जो है वो पहला जो हमारे पास है कि हम लोग जो है हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से शुरू करते हैं, जिसका हम शुरुआत जो है वो मानते हैं। हालांकि इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट्स जो थे वो भी पास किए गए, बट यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसका जो था डायरेक्टली इंटरफेरेंस जो था वो इंडियन पॉलिटी के अंदर जब आया, तो हम देखते हैं कि वहीं से हमारे जो था वो संवैधानिक विकास की शुरुआत जो है वो मानी जाती है। अब यहाँ पर हमारा जो संविधान की बात करते हैं तो इसको जो है वो हम संविधान जो है हमारा, इसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा जो है वो जो था वो लागू किया गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जब इसे लागू किया तो उसने जो पीछे के पास्ट में जितने भी एक्ट्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए, तो उनके ऊपर जो था वो बराबर ध्यान रखा। तो इसलिए हमारे लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि इन एक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें जो थी, ऐसी चीजें जो थी, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि हमारे संविधान में हम लोगों को जो है वो आज भी जो है वो देखने को जो है वो मिलती है। इसीलिए हम लोग जो है वो 1858 से शुरू करते हुए, जबकि जब से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो था वो टोटली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो आ गया था, तो उस टाइम से किस तरीके की डेवलपमेंट्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। और ये 1858 का एक्ट जब हम बात करते हैं तो ये एक्ट जो है वो 1857 की जो क्रांति थी, रेवोल्यूशन जो था, उसके फेलियर के बाद जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था ये लागू किया। और इसके अंदर जो था वो कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे जो है पहलू जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला पहलू जो है कि यहाँ पर क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि 1599 के अंदर जो था ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेकर 1600 के अंदर जो था इंडिया के अंदर स्टेब्लिश की गई, वहां से जो डायरेक्टली इंटरफेरेंस था या फिर जो रूल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो था वो यहाँ से इस एक्ट से हम लोग जो है वो देखते हैं आ जाता है। दूसरी चीज थी कि एक आदमी जो था उस समय जो था, जिसे एक हम बोलते हैं कि एक पावर जो थी वो यहाँ पर जो थी वो दी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट्स के अंदर, उस व्यक्ति का नाम जो था वो दो तरह से जो था वो यहाँ पर यूज किया जाने लगा। कि कुछ जगहों पर जो था वो गवर्नर जनरल का नाम यूज किया जाता था, और कुछ जगहों पर जो था वो वॉयसराय का नाम जो था वो यूज किया जाने लगा। कि जब हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रांतों की बात करते हैं, प्रोविंसेस की बात करते हैं, तो वहां पर जब भी बात की जाती थी रिप्रेजेंटेशन की, तो वहां पर हम लोग जो है इसे गवर्नर जनरल बोलते थे। और जब हम लोग जो है वो क्राउन से रिलेटेड जब बात की जाती थी, तो वहां पर हम लोग जो है वो इन्हें जो है वो वॉयसराय का नाम जो थे वो देते थे। अब जो क्राउन था, क्राउन के पास, क्राउन के अंदर, क्राउन का मतलब कि जो ब्रिटिश जो हमारे जो थे वहां पर जो डी जो हमारे जो मतलब कि जो एक तरह से जो हम बोल सकते हैं कि नाम मात्र की जो वहां पर जो एक रूलर थे, तो उनके अंदर जो था किंग या क्वीन जो बैठते थे, तो वो जो थे इन वॉयसरॉय या गवर्नर जनरल, जो कि एक ही व्यक्ति होता था, इसकी अपॉइंटमेंट जो करता था वो जो था वो ब्रिटिश क्राउन जो था वो अपॉइंटमेंट जो था वो करता था। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या है कि जो भारत में जो था जितनी भी शासन या राजस्व से रिलेटेड जितने भी अधिकार या कर्तव्य थे,
ड्यूटीज या फिर जो हमारी पावर्स थी वो सारी की सारी जो थी वो हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और काउंसिल के अंडर में जो थी वो दी गई थी। एक काउंसिल और जो थी हमारी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थी, ये सारे के सारे पावर्स जो थे वो यहाँ पर यूज जो थे वो करते थे, खासतौर पर जो कि हमारा जो था राजस्व और जो शासन से संबंधित जो जितनी भी चीजें जो हम लोग जो है वो बात करते हैं। अब अगली इसमें चीज थी कि जो ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का जो था एक अंग जो था वो माना जाता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जो था ये रिस्पॉन्सिबल या फिर आंसरेबल जो था वो रहा है। बट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायित्व इसका बनता था। बट यहां पर जो इसकी सैलरी जो थी वो देना जो था वो भारत का उत्तरदायित्व जो था वो बना दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आदमी जो था कि जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल था, बट उसकी सैलरी का जो पार्ट था या उत्तरदायित्व था वो भारत के ऊपर जो था वो बराबर जो था वो डाल दिया गया था। तो ये कुछ चीजें थी कि जो कि 1858 के एक्ट के अंदर जो थी वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगले एक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो था जो हमारा कि ब्रिटिश सरकार जो थी उसने जो था वो प्रांतों के अंदर जो था वॉइसरॉय और गवर्नर जो थे उनकी जो थी वो जो पावर्स थी उसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज जो था वो कर दिया था। तो इनकी पावर्स जो थी इंक्रीज ऑफ द पावर ऑफ द वॉइसरॉय एंड द गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, तो इनकी पावर को जो था वो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था उसे थोड़ा सा जो था वो इंक्रीज कर दिया था, बढ़ा दिया था। अच्छा, दूसरी अगर बात करते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं तो वहां पर क्या था कि जो जितने भी सेटलमेंट में या फिर व्यवस्थापन के अंदर जितने भी हम लोग जो देखते हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी काम होते थे वो कामों के अंदर जो था गवर्नर जनरल जो था उसे जो था एक कुल मिलाकर उन कामों को करने के लिए जो था वो अथॉरिटी जो थी वो यहाँ पर दे दी गई थी। वैसे ही हम देखते हैं कि जो बंगाल और मद्रास है वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है, तो उन्हें जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो था वो जो थी पावर जो थी जैसी दी गई थी तो बाकी की प्रोविंसेस के अंदर भी वैसी ही पावर्स जो थी वहां पर जो थी वहां पर प्रदान जो थी वो कर दी गई थी। तो ये जो था 1861 के अंदर जो हमारा जो हम देखते हैं कि एक्ट के अंदर महत्वपूर्ण प्रोसीजर थे। अगले प्रोसीजर की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या था कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो था, यहाँ से उसकी पोर्टफोलियो सिस्टम की जो थी शुरुआत कर दी गई थी कि मतलब कि जैसे होता है ना पोर्टफोलियो का मतलब कि जैसे पर्टिकुलर जैसे हम लोग जो है कि काउंसिल के अंदर हैं, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो वहां पर क्या है कि पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं कि मतलब कि ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज किस किस को दी जाती है। तो वो सिस्टम जो था वो पोर्टफोलियो का सिस्टम जो था वो 1861 के एक्ट के अंदर जो था वो दे दिया गया था। अब अगली चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इमरजेंसी के टाइम पर जो वॉइसरॉय जो था उसे जो था वो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर जो थी वो दे दी गई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज हम लोग जो है वो अपने प्रेसिडेंट के पावर्स के अंदर भी जो है वो पढ़ते हैं कि आर्टिकल 123 के अंदर गवर्नर को जो है वो 213 के अंदर जो है ये पावर जो है ऑर्डिनेंस की पावर जो है वो दी गई है कि जब जो है इमरजेंसी हो और जो हमारे जो सदन है वो सेशन के अंदर नहीं बैठे हुए हैं तो उस टाइम पर जो वॉइसरॉय है उस टाइम पर उस समय उसको वॉइसरॉय को ये पावर दी गई थी। तो हमारे यहाँ पर आर्टिकल 123 के अंदर जो है राष्ट्रपति को और आर्टिकल 213 जो है वो गवर्नर को जो है ये ऑर्डिनेंस की पावर जो है वो दी गई है। तो ये भी जो था वो हम लोग जो है वो देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो है वो इस टाइम पर जो था प्रयास जो था वो इस एक्ट के अंदर जो था वो किया गया था। आखिरी चीज है इसके अंदर तो वो है कि जो गैर अधिकारी सदस्यों के साथ जो जितनी भी सेटलमेंट जो थी उनका जो एक हम देखते हैं कि उनको जो सेटलमेंट को जो था वो एक स्ट्रीमलाइन के अंदर करने का जो एक राइट था वो यहाँ पर जो था वो दे दिया गया था। द सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज विद नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वाज इंट्रोड्यूस, मतलब कि यहाँ पर कि जो लोग जो है वो एक तरह से जो है ऑफिशियल्स नहीं है उन्हें भी जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जो है हम देखते हैं कि वहां पर उन लोगों के लिए भी जो था वो पावर्स का जो था प्रोविजन जो था वो यहाँ पर जो था वो कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो इस एक्ट के अंदर थी। अब
एक्ट ऑफ 1892 की बात करते हैं तो इसे हम देखते हैं कि ये जो था वो 1861 के एक्ट का जो हम देखते हैं एक तरह से एक्सटेंशन बोल सकते हैं, या उसके अंदर जो है एक तरह का जो है अमेंडिंग बिल जो है उसको बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई थी तो वो चीजें जो थी वो इसके अंदर आती है। तो इसके अंदर ज्यादा नहीं है, 2-3 चीजें ही आती है। तो इसके अंदर पहली चीज थी कि जितनी भी हमारी लेजिस्लेटिव्स में जितने भी प्रतिबंधित, सीमित और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का जो था वो प्रावधान जो था वो किया गया था कि यहाँ पर कि जितने भी प्रोविजंस वाज मेड फॉर रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स इन दी लेजिस्लेचर्स। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि लेजिस्लेचर जो था हमारा प्रोविंसेस के अंदर, वहां पर जो था वो रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड और इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसीजर जो था वो यहाँ से हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये सिस्टम जो था वो यहाँ से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत जो थी हम लोग जो है वो यहाँ से इस सिस्टम की जो है वो मानते हैं। अगली चीज थी इसके अंदर की जो सदस्यों को जो व्यवस्थापिका में लेजिस्लेचर के अंदर जो था वहां पर जो था बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है उसको जो था वो डिस्कस जो थे उसके ऊपर जो थे वो कर सकते थे। बट यहाँ पर वो लोग जो थे वो किसी भी तरह का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछ सकते थे। अनुपूरक क्वेश्चन जो है वो जिसको बोलते हैं वो नहीं पूछा जा सकता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर बजट पर डिस्कशन तो कर सकते थे बट वो किसी तरह के जो थे वो एक तरह से हम देख सकते हैं कि किसी तरह का पूरक प्रश्न जो है वो जो थे वो नहीं पूछ सकते थे। और इसी चीज को हम लोग जो है वो देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कि ये जो थी ये शुरुआत थी पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो अगर क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम के अंदर कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कहाँ से हम शुरुआत मान सकते हैं, तो 1892 का एक्ट जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत जो है वो हम लोग जो है वो मानते हैं कि 1892 के एक्ट से जो है वो हुई थी। जबकि 1861 के एक्ट के अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो इस एक्ट के अंदर आती है। इंपॉर्टेंट एक्ट अब भाई आता है हमारे पास कि एक्ट ऑफ 1909 का जो एक अधिनियम है, इसे जो है प्रिपेयर करने के अंदर जो है वो दो लोगों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, जिसमें से सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो थे वो थे मॉर्ले और गवर्नर जनरल जो थे उस टाइम पर जो थे वो थे मिंटो। तो इसी वजह से जो है इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी जो है वो बोलते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, 1909 एक्ट, ये दोनों के दोनों जो है वो यहाँ पर जो है इस एक्ट को जो है वो नाम दिए गए हैं जस्ट बिकॉज कि इन दोनों लोगों का जो था इस एक्ट को बनाने में जो था वो बहुत बड़ा जो था वो रोल हम लोगों को जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अंदर अगले प्रोसीजर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल अरेंजमेंट्स जो थे वहां पर उसके अंदर जो है उनके अंदर जो है वो जो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर वाज इंक्रीज। यहाँ पर जो था सेंटर और प्रोविंसेस दोनों के दोनों लेजिस्लेचर्स के अंदर जो थे वो जितने भी मेंबर्स थे उनकी संख्या को जो था यहाँ पर जो था वो इस एक्ट के अंदर जो था वो बढ़ा दिया गया था। अगली चीज आती है इसके अंदर की पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर कि जो हम लोग जो है वो जो वोट कास्ट करते हैं या फिर हम लोग जो है वो एक तरह से जो है वो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर जो हमारी जो डिक्लेयर की जाती है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मतलब कि धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर और क्लास मतलब के वर्ग के नाम पर जो था यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी वो डिक्लेयर की गई थी। प्लस मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी वो यहाँ पर डेवलप कर दी गई थी। और इसी के आसपास हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग का भी जो था, जो कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के बाद जो था मुस्लिम्स के ने जो था अपनी अलग पार्टी बनाई थी, तो वो पार्टीज जब बनी है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुस्लिम्स के लिए भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो था प्रोविजन जो था वो यहाँ पर कर दिया गया था। ठीक है, तो अब अगली चीज आती है कि यहाँ पर इसके अलावा जो था वो जो हमारी जो प्रेसिडेंसी, वैकेंट प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस है, यूनिवर्सिटीज है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है या फिर जमींदार्स है। ठीक है, तो ये सबके लिए जो था वो पृथक प्रतिनिधित्व, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो थी वो प्रदान की गई थी। यहाँ पर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो थी वो किसको, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटीज, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और जमींदार्स, इन सबको जो था वो अलग से जो था वो प्रतिनिधित्व जो था वो दे दिया गया था।
और आखिरी चीज थी इस एक्ट के अंदर, वो थी हमारे पास कि जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो हमने पीछे पढ़ा कि वहां पर जो था वो कि उनको पूछने का अधिकार नहीं था, तो यहाँ पर क्या था कि उन्हें जो था ये अधिकार जो था इस एक्ट के अंदर जो था वो दे दिया गया था कि वो लोग जो थे कि जो राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर जो था वो लेजिस्लेचर के अंदर जो था वो प्रदान कर दिया गया था। तो ये जो चीजें थी इस एक्ट के अंदर जो थी वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब जो अगला एक्ट आता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, वो अगले 3 एक्ट जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम देखते हैं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इन तीनों एक्ट्स का इसके ऊपर जो है वो रहा है। तो अगले एक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला एक्ट आता है हमारे पास एक्ट ऑफ 1919 का। तो ये जो एक्ट था इसे हम लोग जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या रिफॉर्म्स के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जो है इसे हम लोग जो है वो जानते हैं। 1919 के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोगों ने जो था वो बनाया था, बट 1921 के अंदर जो है ये इफेक्ट के अंदर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि 1919 के अंदर तो ये बन गया था, बट इफेक्ट मतलब कि ये इसने काम करना कब शुरू किया, तो वो किया 1921 के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आती है कि अ प्रेफरेंस वाज आल्सो एडेड। प्रेफरेंस का मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर क्या है, प्रियम्बल, प्रियम्बल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि प्रियम्बल जो था यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोगों को जो है वो देखने को मिलता है। तो प्रियम्बल जो है इस एक्ट के अंदर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट के अंदर हम लोग जो है हमें जो है वो प्रियम्बल देखने को मिलता है। हालांकि अगले एक्ट की बात करेंगे जब 1935 की, तो वहां पर से ये चीज जो थी वो गायब हो गई कि वहां पर जो थी 1935 के एक्ट में नहीं थी, बट 1919 के एक्ट के अंदर हम लोग जो देखते हैं कि प्रस्तावना या प्रियम्बल जो है वो इसके अंदर जो था वो जोड़ा गया था। अगली चीज आती है कि जो हमारा बाइकैमरल सिस्टम है, मतलब कि 2 हाउसेज होते हैं, तो वो 2 हाउसेज का प्रोविजन जो था वो यहाँ पर जो था वो कर दिया गया था। कि मतलब कि 2 हाउसेज का मतलब कि अपर हाउस लोअर हाउस का जो प्रोविजन जो है वो कर दिया गया था, जिसमें से एक जो था वो केंद्रीय विधानसभा तथा दूसरी जो थी वो राज्यसभा, जिनकी सदस्य संख्या जो थी वो 140 और 60 रिस्पेक्टिवली। कि मतलब कि जो था कि जो केंद्रीय विधान जो हम देखते हैं कि विधानसभा थी उसकी जो मेंबरशिप थी या फिर जो मेंबर्स थे वो 140 थे, जबकि जो दूसरी थी जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं उसके मेंबर्स जो थे वो 60 मेंबर्स जो थे वो इसके अंदर जो था वो प्रावधान किया गया था। और इसमें से जो था कि जो निम्न सदन था, लोअर हाउस था, उसका जो टेन्योर था वो 3 साल का टेन्योर था। और जो हमारा जो उच्च सदन जिसको हम बोलते हैं, तो अपर हाउस भी बोलते हैं जिसको, उसका जो टेन्योर जो था अपर हाउस का वो रखा गया 5 साल का। तो 5 साल का अपर हाउस का रखा गया था, जबकि लोअर हाउस का जो था वो 3 साल का टेन्योर जो था वो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर था उसके अंदर जो था वो रखा गया था। अगली चीज आती है कि यहाँ पर कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब सांप्रदायिक जो चुनाव क्षेत्र जो हैं उन्हें जो था वो थोड़ा सा जो था वो एक्सटेंसिव जो था वो यहाँ पर जो था वो कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर क्या है कि वोटिंग राइट जो था वो ग्रांटेड ओनली टू दोज हु पेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट एज अ टैक्स। मतलब कि यहाँ पर वोटिंग राइट सिर्फ उन्हें ही दिया गया था जो कि गवर्नमेंट को जो था वो टैक्स जो थे वो प्रदान करते थे, अदरवाइज यहाँ पर वोटिंग राइट जो था वो नहीं दिया गया था। दूसरी चीज आती है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो प्रांत थे, प्रोविंसेस थी, वहां पर डायरकी सिस्टम, दोहरा शासन प्रबंधन, डायरकी सिस्टम जो था वो यहाँ पर जो था वो इस एक्ट के अंदर जो था वो शुरू कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर हमारी जो है वो आती है कि इसके अंदर डायरकी सिस्टम जो था वो स्टैब्लिश जो था वो यहाँ पर इस एक्ट के अंदर जो था वो कर दिया गया। तो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर क्या था कि जो वोटिंग राइट उन्हीं को दिया जाता था जो कि टैक्स देते। डायरकी सिस्टम जो था वो यहाँ पर प्रोविंसेस के अंदर जो था वो अप्लाई कर दिया गया था, जबकि बाइकैमरल सिस्टम यहाँ पर शुरू कर दिया गया था इस एक्ट के अंदर। साथ ही यहाँ पर जो था वो प्रियम्बल जैसी जो था वो प्रोसीजर भी जो था वो दे दिया गया था। तो ये जो था इस एक्ट के अंदर काफी सारी चीजें जो थी वो इम्पोर्टेंट रखती है। और अगला एक्ट जिसको हम बोलते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग आधे से ज्यादा भाग जो है हम लोग जो है वहीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं, तो वो जो है अगला एक्ट जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो अगला एक्ट है हमारा 1919 का, 1919 का एक्ट जो है वो 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 1919 का
तो ये एक्ट है हमारा 1935 का एक्ट। हालांकि 1932 के अंदर एक व्हाइट पेपर जो था प्रिपेयर किया गया था, और ये हम मानते हैं कि वहीं से इस एक्ट की जो थी वो शुरुआत जो है हम लोग जो है वो मानते हैं। तो इसके अंदर जो था वो क्या था कि इसमें पहली चीज थी इस एक्ट के अंदर कि जो हमारे जो अखिल भारतीय संघ जो है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी जो हमारे रीजन्स थे, उन्हें जो था वो स्वेच्छा से सम्मिलित होने पे जो था देसी रियासतें सम्मिलित करने का जो था वो प्रावधान जो था वो यहाँ पर जो था वो किया गया था। और यहाँ पर क्या था कि डायरकी इन द प्रोविंसेस, प्रांतों के अंदर जो था वो द्वैत शासन जो था उसको जो था वो खत्म कर दिया गया था। पिछले एक्ट के अंदर हमने क्या देखा था कि उसको जो था शुरू किया गया था, और यहाँ पर जो था उससे जो था डायरकी सिस्टम प्रांतों के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस वाज अबॉलिश्ड, खत्म कर दिया गया था इसे यहाँ पर। और उन्हें जो है वो स्वतंत्र और सुशासन करने का अधिकार जो था उन लोगों को जो था वो दे दिया गया था। सेल्फ गवर्नेंस का जो था वो राइट जो था वो उन लोगों को दे दिया गया था। बट स्पेशल पावर्स जो थी, वो सारी की सारी पावर्स जो थी, वो सारी की सारी पावर्स जो थी वो किसके हाथ में थी? वो गवर्नर के हाथ में ही यहाँ पर जो थी वो रखी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास यहाँ पर। डायरकी सिस्टम जो था इसकी शुरुआत सेंटर के अंदर जो थी वो कर दी गई थी। पिछले एक्ट के अंदर हमने देखा कि वहां पर प्रोविंसेस के अंदर जो थी डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि यहाँ पर सेंटर के अंदर डायरकी सिस्टम को जो था वो हम देखते हैं कि वो क्या किया गया था, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जो हमारा नंबर ऑफ द मेंबर्स इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एंड राज्यसभा वर इंक्रीज्ड। तो वो क्या थे कि जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके अंदर 375 और राज्यसभा के अंदर जो था वो 260 मेंबर्स जो थे वो इंक्रीज कर जो थे वो बढ़ा दिए गए थे। द राइट टू वोट वाज एक्सटेंडेड। पीछे क्या था कि पिछले एक्ट में क्या थी बात कि जो पैसे देता था, टैक्स देता था, उसे वोटिंग राइट दिया गया था, बट यहाँ पर उसके थोड़ा सा एक्सटेंड जो था वो कर दिया गया था। और यहाँ पर अच्छा अगली चीज आती है कि यहाँ पर जो था वो पावर जो है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर, वो सेंटर और प्रोविंसेस के अंदर जो था वो कंसेप्ट जो था वो लागू कर दिया। डिवीजन ऑफ पावर का जो था कंसेप्ट सेंटर के अंदर जो था वो लागू कर दिया गया था। इस एक्ट के अंदर एक फेडरल कोर्ट जो था वो स्टैब्लिश कर दिया गया था, ठीक है। और बट यहाँ पर क्या था, सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिमेन, मतलब यहाँ पर सारी चीजें कर दी गई थी। डायरकी सिस्टम को सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए, फेडरल कोर्ट खोल दिया गया, बट लास्ट इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर क्या किया गया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके पास जो थी सुपरमेसी जो थी उसे रखा ही रखा गया। इसके साथ द कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम वाज एक्सपेंडेड, कि यहाँ पर जो था जो सांप्रदायिकता के ऊपर जो था वो निर्वाचन पद्धति का जो था वो विस्तार जो था वो कर दिया गया था। कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम वाज एक्सपेंडेड। और इसी के साथ जो था जो हमारी जो हम देखते हैं कि जो भारत परिषद थी, इंडियन काउंसिल जो थी उसको जो था एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। और जो बर्मा, बरार और अदन था, इन जो था इन्हें भारत से जो था वो अलग कर दिया गया। मतलब कि इससे पहले तक क्या था, 1935 के पहले तक क्या था कि बर्मा, बरार और अदन ये सारे के सारे जो थे वो भारत का ही जो थे वो बांट रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस एक्ट के अंदर हम लोगों को जो है वो देखने को मिलती है। अब आखिरी जो है हमारे पास एक्ट जो आता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारी स्वतंत्रता के समय जो है हम लोगों के ऊपर जो था वो लागू किया गया, और ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उनका आखिरी प्रयास जो था वो भारत के ऊपर जो था वो इस एक्ट के थ्रू जो है हम लोगों को जो है वो देखने को मिलता है। तो ये एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसे जो था वो 3 जून 1947 को जो था इंट्रोड्यूस किया गया। और इसे जो था हम लोग जो है वो बोलते हैं कि माउंटबेटन जो है उसके माउंटबेटन के जो एक प्लान था, जो माउंटबेटन का प्लान था, उसे जो था वो 5 जुलाई 1947 को जो था वो ब्रिटिश एम्परर ने जो था वो इसे जो था वो अप्रूव किया। और 18 जो था वो जुलाई 1947 को इसको अप्रूवल होने के बाद जो था इसे इम्प्लीमेंट जो था वो 15 अगस्त 1947 से जो था वो कर दिया गया। अब इसमें जो पहला चीज आती है उसमें क्या था कि 15 अगस्त 1947 से डोमेन स्टेट्स, 2 डोमेन स्टेट्स जो थी वो बनाने की जो थी वो यहाँ पर बात की गई, जिसमें से एक इंडिया और दूसरा जो था वो पाकिस्तान।
दो स्टेट्स यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू जो थी वो बना दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास कि यहाँ पर जो था वो दो डोमिनियन स्टेट्स का प्रोविजन जो था वो यहाँ पर जो था वो कर दिया गया था। अच्छा, अगली चीज आती है कि यहाँ पर कि जो दोनों डोमिनियन जो स्टेट्स हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं, उन्हें जो है वो दो अलग अलग जो है वो हम देखते हैं कि बाउंड्री कमीशंस के थ्रू जो है वो डिसाइड किया जाएगा। और ये जो मतलब कि ये कमीशन जो है, टू बाउंड्री कमीशन जो है, इसका जो हेड जो है वो बनाया गया सर क्रिजाइल रेडक्लिफ को। तो इन दोनों कमीशंस का जो हेड जो था वो बनाया गया रेडक्लिफ को। ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम के अंदर बहुत बार जो है वो आता है। अगली चीज आती है इसके अंदर कि दोनों राज्यों के लिए ब्रिटिश सरकार पृथक पृथक अलग अलग, और यदि दोनों सहमत हो तो संयुक्त गवर्नर जनरल जो है वो नियुक्त कर सकती है। हालांकि बाद में जो था भारत की तरफ से जो था इसे नकार दिया गया था, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो था ये प्रस्ताव जो रखा गया था, पाकिस्तान ने इसे जो था वो स्वीकार कर लिया था। हालांकि भारत ने जो था लेटर स्टेज के अंदर जाकर इसको जो था वो नकार दिया था इस चीज को। अच्छा, अगली चीज आती है कि यहाँ पर कि दोनों राज्य अपनी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज हैं उसके अंदर जो है वो अपने अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेम करेंगे। बट यहाँ पर उन्होंने रखा कि यहाँ पर जो है उन्हें जो था वो राइट था कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से जो है वो अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर हम लोगों को इस एक्ट के अंदर देखने को मिलती है। अगली चीज आती है कि जब तक कि इन दोनों जो स्टेट्स थी इनका जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है, तो ये जो स्टेट्स हैं वो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही जो है वो अपने आप को जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को जो है वो अपनी सरकार को जो है या फिर अपने देश को जो है, राष्ट्र को जो है वो चला सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे यहाँ पर है कि कब तक उसको सुपरसीड जब तक नहीं वो हो रहा है तो उसको किसके अकॉर्डिंग चलाया जाएगा, तो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसे चलाया जाएगा। अब अगली चीज आती है कि हमारे पास की जो ब्रिटिश सरकार जो है 15 अगस्त 1947 के बाद दोनों राज्यों पर जो है वो किसी भी तरह का जो है हस्तक्षेप जो है वो नहीं रखेगी। अधिकार जो है वो अपना अधिकार जो है वो 15 अगस्त 1947 के बाद जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। और इससे अगली चीज आती है कि दोनों राज्यों के जो है व्यवस्थापिकाओं के द्वारा जो बनाए गए कानूनों को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि ये दोनों जो है वो ब्रिटिश कानून या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से मेल नहीं खाते हैं। कि मतलब कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए लॉज जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लागू करें। हालांकि भारतीय संविधान में हम लोगों को 1935 का बहुत बड़ा अंश जो है वो देखने को मिलता है, बट फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो था इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन जो था वो किया गया था कि अगर नहीं भी करते हैं तो किसी तरह की कोई जो है वो बॉन्डेज जो थी वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो थी वो भारतीयों के ऊपर नहीं थी। अब अगली दो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि जो भारत के ऊपर जो है मतलब कि जो ब्रिटेन के जो किंग है वो जो है वो भारत के जो है वो अब रूलर जो है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नहीं रहेंगे। और जितने भी 15 अगस्त 1947 से पहले जितनी भी सिविल सर्वेंट्स जो है वो अपॉइंट किए गए हैं उनकी सर्विसेज जो है वो एज इट इज वैसे के वैसे ही जो है वो चलती रहेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो लोग जो थे ब्रिटिश काल में जो थे सिविल सर्वेंट्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे उनका कार्यकाल जो है वो एज इट इज जो है वो चलता रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर जितने भी 1858 से लेकर जितने भी एक्ट्स थे उनके ऊपर बात की, तो ये सारे के सारे एक्ट्स जो है वो हम लोगों को जो है वो देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी है जो कि हम लोगों को जो है वो अपने भारतीय संविधान में खासतौर पर 1935 का एक्ट जो है उससे काफी सारी चीजें हम लोगों को भारतीय संविधान में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग जो है इस तरीके से जो है वो भारतीय जो हमारा संविधान के साथ साथ हम लोग जो है इस तरीके के जो है वो संवैधानिक विकास की स्टडी जो है वो स्टार्टिंग से जो है वो करते हैं। तो ये पहला लेक्चर था। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास किसी तरह का कोई सुझाव हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।